आप देख रहे हैं अमेज नाउ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी से पहले ही पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम स्वराज की परिकल्पना की थी। हालांकि उनके शहादत के बाद कई दशकों तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दरबार रहा, कई और सरकारें भी बीच में आई गई, लेकिन वास्तव में 1995 में ही पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू किया जा सका। संविधान संशोधन के 73वें अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने पर जोर तो दिया गया, लेकिन कुछ मुद्दों पर राज्य सरकारों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार भी मिला और शायद यही वजह है कि ग्राम स्वराज की परिकल्पना पूर्ण रूप से नहीं लागू हो सकी है अब तक। इसी मुद्दे को लेकर अमेज नाउ की टीम गोरखपुर जनपद के खोराबार विकासखंड अंतर्गत जंगल राम लखना में 27 वर्षों तक प्रधानी का ताज अपने और अपने परिवार के बीच रखने वाले और पंचायती राज व्यवस्था पर गहन अध्ययन कर चुके पूर्व ग्राम प्रधान और मौजूदा समय में भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण चंद्र वर्मा के पास पहुंची। आइए आप भी सुनिए क्या है पंचायती राज व्यवस्था और 73वें संशोधन पर उनके विचार। और मैं अकेले कुर्मी बिरादरी पिछड़ी जात से, मेरा घर जंगल राम लखना में है। मैं बिल्कुल जैसे कोई कहता है कि जातिवाद के नाम पर जीतना, कोई और फैक्टर काम करना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने कार्य और लोकप्रियता के बल पर प्रधान निर्वाचित। वर्मा जी, आप तकरीबन 27 वर्षों तक ग्राम प्रधानी किया आपने और आपके परिवार के बीच में मिलकर। एक सवाल आता है 73वें संशोधन की, जिसमें ग्राम स्वराज की बात थी, सुशासन की बात थी, तकरीबन 29 विभागों का इसमें परिमार्जन होना था। आखिर देरी किस बात की है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, और वजह क्या है? देखिए, 73वां संविधान संशोधन तो भारत सरकार द्वारा लागू कर दिया गया वर्ष 1993 में जी, और 93 में लागू होने के फलस्वरूप 1995 में इस प्रदेश में लागू हुआ और 95 से नई पंचायत राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ। जो केंद्र सरकार को देना था, केंद्र सरकार तो 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया। जो संवैधानिक था वो सब लागू हो गया, कुछ ऐच्छिक रह गया, जिसमें जो 73वें संविधान संशोधन की मूल अवधारणा थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके सत्ता की भागीदारी त्रिस्तरीय पंचायतों को दिया जाए जी। ये ऐच्छिक है, ये राज्य सरकारों को देना है। जो संवैधानिक था वो महिलाओं का 33% आरक्षण सदस्य से लेकर पदाधिकारी तक, अनुसूचित जाति का 21% आरक्षण सदस्य से लेकर पदाधिकारी तक, जैसे प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष में, और जो 6 समितियां हैं उसमें भी, और 2% अनुसूचित जनजाति का, 27% पिछड़ी जाति का। ये आरक्षण तो केंद्र सरकार द्वारा लागू हुआ और जो प्रदेश सरकार उसका क्रियान्वयन कर रही है। एक और जो संवैधानिक था कि राज्य स्तर पर पंचायत आयोग की स्थापना, जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का चुनाव निष्पक्ष आयोग द्वारा कराया जाए, ये भी संवैधानिक था, लागू हुआ। जो वित्त आयोग की स्थापना संवैधानिक था, वो सारे राज्यों पर वित्त आयोग की स्थापना हुई, जिसके फलस्वरूप वित्त के आय का राज्य सरकारें तय करती है। ये वित्त आयोग तय करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश का वित्त आयोग अब तक 11% राज्य के आय का, उत्तर प्रदेश के आय का देता है, जो त्रिस्तरीय पंचायतों को और स्थानीय निकाय को। स्थानीय निकाय को 4%, त्रिस्तरीय पंचायतों को 4% आता है और 7% स्थानीय निकाय को जाता है। ये अनिवार्य था, तो ये जो अनिवार्य था उसको राज्य सरकारों ने लागू किया। जो ऐच्छिक था, जो सत्ता का भागीदारी देना त्रिस्तरीय पंचायतों को और 29 विभाग पंचायतों के पूर्ण नियंत्रण में देना, ये अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है जी। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, जो आज 2 बार का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा 3 इंजन की सरकार की बात करते हैं। 2 इंजन की सरकार तो इस देश में चल रही है, केंद्र और प्रदेश। तीसरी इंजन की सरकार की बात हमेशा करते हैं कि तीसरी इंजन की सरकार को मजबूत करना है।
जो महात्मा गांधी जी के समय में भी कहा गया था कि इस देश में आज़ादी मिलने के बाद 3 टायर गवर्नमेंट की स्थापना होगी, केंद्र, प्रदेश और पंचायती राज। तो पंचायती राज का तो सपना महात्मा गांधी जी का था। 73वें संविधान संशोधन में उस परिकल्पना को पूरा किया गया। महाराज जी ये कहते हैं कि तीसरे इंजन की सरकार को भी मजबूती दिया जाए। उसी के फलस्वरूप उन्होंने कई बार हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल से बात किया और उस दिशा में काम भी किए। जो पिछली सरकारों ने पंचायतों को प्रशासनिक अधिकार दिया था, वित्तीय अधिकार दिया था, उस वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों में बढ़ोतरी किए और प्रधानों को मृत्यु के कार्यकाल में मृत्यु के पश्चात 10 लाख रुपए का आश्रित परिवार को देने का शासनादेश किए। प्रमुख पद पर रहने वाले लोगों को आकस्मिक मृत्यु के पश्चात 10 लाख रुपया देने का जियो लागू किए। जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला परिषद सदस्य को, क्षेत्र पंचायत सदस्य को, ग्राम पंचायत सदस्य को, और इतना ही नहीं, जो जिला पंचायत सदस्य को बैठक भत्ता बैठकों में दिया जाता है वो ग्राम पंचायत सदस्यों को नहीं था, जो सबसे अंतिम की इकाई है त्रिस्तरीय पंचायत में, उसको भी 100 रुपया देने का महाराज जी ने व्यवस्था किया है, जो लागू हो गया है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ये तो हमको लगता है कि पहले ही अपने चक्र में पहले ही बार में दे दिया कर दिया था। दूसरे में कोई उपलब्धि? दूसरे बार में अभी कई बार हम लोग मिल चुके हैं महाराज जी से जी। वो तैयारी में हैं। महाराज जी कहते हैं कि पंचायतों को अपने दायित्वों के प्रति जितनी सतर्कता से, जितनी ईमानदारी से अपने कार्य कुशलता को दिखाएंगे, उतना ही तेजी से मैं पंचायतों का अधिकार बढ़ाऊंगा। नहीं, आप जिला अध्यक्ष रहे, हम लोग, हाँ, आप जिला अध्यक्ष रहे तब भी लड़ाई लड़ रहे थे, आज आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में अभी तक 29 विभागों का समायोजन आपके पंचायतों में पूरी तरह से नहीं हो पाया है। क्या लगता है कि इस 2027 से पहले तक ये संभव है? संभव है। महाराज जी इस बात को कहते हैं कि हम तीसरे इंजन की सरकार बना करके इस देश में 3 टायर गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे और 2 सरकार तो काम कर रही है, तीसरे सरकार से काम लेना है और तीसरी सरकार को मजबूत सशक्त बनाना है, ताकि स्थानीय स्तर पर जो जनता के हित का काम है वो बंट जाए और स्थानीय स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान जो है स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों, प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, प्रमुख और क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य के द्वारा समाधान हो, वो इस दिशा में लगे हैं। बराबर इस बात को कहते हैं कि तीसरी इंजन की सरकार को मजबूत हमको करना है, तीसरी इंजन की सरकार मजबूत करना है। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी तमाम समस्याओं से घिरे रहते हैं और तीसरी इंजन की सरकार बनाने के लिए हमेशा उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में है कि तीसरी इंजन की सरकार को भी मजबूत करना है, तीसरी इंजन की सरकार की स्थापना करना है। उसी तीसरी इंजन की जिस दिन स्थापना हो जाएगा, वो 73वां संविधान संशोधन का मतलब वही है कि स्वशासन का मतलब अपना शासन हो, पंचायतों का शासन हो, पंचायतों के अंदर वो पावर हो, वित्तीय और प्रशासनिक पावर हो, जिससे वो अधिकारियों से, कर्मचारियों से काम ले सके। वही तीसरी इंजन की सरकार है। हम किसी के वर्क एजेंट बन करके अभी तो काम कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन तीसरी इंजन की सरकार को पावर आ जाएगा, वो स्वयं जिम्मेदारी और जवाबदेही पंचायतों के प्रतिनिधियों की बढ़ जाएगी और अपने द्वारा वो काम करेंगे। तब वो ये नहीं कह पाएंगे कि अधिकारी हमारा नहीं सुन रहा है, तब क्या करें। तब उसके हाथ में पावर आ जाएगा और उसकी सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही हो जाएगी। जनता और कानून के प्रति उस दिन प्रधान, प्रमुख और जिला पंचायत का अध्यक्ष सीधे जिम्मेदार हो जाएगा और कहीं उसको कहने का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी स्तर का प्रधान हो, चाहे आरक्षण का हो या चाहे बिना आरक्षण का प्रधान हो। आज तो तमाम लोग कहते हैं कि अधिकारी हमारा नहीं सुनते हैं तो क्या करें, अधिकारी हमारा नहीं सुनते हैं तो क्या करें। तो ये हम लोग भी चाहते हैं, संगठन हमेशा चाहता है कि जो 73वें संविधान संशोधन का मूल अवधारणा है उसको राज्य की सरकारें, उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में राज्य की सरकारें लागू करें और दुनिया में पंचायती राज व्यवस्था, हिंदुस्तान का पंचायती राज व्यवस्था अपने आप में एक ऐसा लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो दुनिया में संभवतः ऐसा नहीं है। और यहाँ का कानून पास हो चुका है 73वां संविधान संशोधन। जिस दिन उसके तहत राज्य सरकारें अधिकार दे देंगी, इस देश में तीसरी इंजन की सरकार स्थापित हो जाएगा
और 3 टायर गवर्नमेंट की जो परिकल्पना थी आज़ादी के समय, जो हमारे आज़ादी के दीवानों ने हमेशा कहते थे कि आज़ादी मिलने के बाद 3 स्तर की सरकार का स्थापना यहाँ होगा और स्थानीय स्तर से लेकर के ऊपर तक, जैसे ऊपर की जो केंद्र की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि देश में हमेशा देश की एकता अखंडता बनी रहे, कोई देश इस पर आक्रमण न कर पावे। इस देश में किस स्तर की योजना बननी चाहिए कि बड़ी बड़ी योजना कि क्या हमारा देश कैसे विकसित करेगा। फिर प्रदेश सरकार की जो जिम्मेदारी है, प्रदेश स्तर पर कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तमाम महामारी तमाम बीमारी अगर प्रदेश स्तर का होता है तो प्रदेश सरकार का काम है। प्रदेश स्तर की योजनाओं का संचालन करना, प्रदेश स्तर के कानून का संचालन करना, लॉ एंड ऑर्डर संचालन करना, ये प्रदेश सरकार का काम है। स्थानीय सुशासन का मतलब है कि स्थानीय स्तर की जो भी समस्या हो वो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि और पदाधिकारी उसका समाधान करें और स्थानीय स्तर पर जनता जो आसानी से उनसे मिल सके और स्थानीय स्तर की जब ग्राम पंचायत की बैठक हो, ग्राम सभा की बैठक हो, क्षेत्र पंचायत की बैठक हो, जिला पंचायत की बैठक हो, तो उसमें स्थानीय स्तर की समस्याएं वो लोग उठाएंगे और उसमें जिम्मेदार अधिकारी और जो पदाधिकारी हैं उसका समाधान करते रहेंगे और समाधान करके आने वाली अगली बैठक में वो बताते रहेंगे और जनता को संतुष्ट करते रहेंगे कि ये समस्या आपके द्वारा उठाई गई है, इसका समाधान हो गया। तो ये 3 टायर गवर्नमेंट में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका इस देश के विकास में और जनता के समस्याओं के समाधान में बहुत अहम भूमिका है। मैं चाहूँगा कि जो भी ये समस्याएं हैं जो पंचायती राज व्यवस्था में अधिकार अभी 73वें संविधान संशोधन की मूल अवधारणा के अनुसार पाना है, उसको जितना जल्दी हो सके सरकारें लागू करें और जिम्मेदारी के साथ उनसे क्रियान्वयन कराएं, अपने प्रधानों से, अपने प्रमुख से, अपने जिला पंचायत अध्यक्ष से और सभी सदस्यों से, उस कमेटी से, और उस पर ये भी देखें कि जो ये लोग कह करके टाल देते हैं कि अभी सब पंचायतें सक्षम नहीं हैं, तो सक्षम बनाने का भी प्रयास होना चाहिए कि सक्षम होकर के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि और पदाधिकारी काम करें, ईमानदारी से काम करें, निष्ठा से काम करें, ताकि ऊपर की जो सरकारें हैं वो भी देखें कि हमारी स्थानीय स्तर की पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं और ज़्यादा अधिकार देना चाहिए और ज़्यादा जिम्मेदारी देना चाहिए, ताकि ये स्थानीय स्तर की संस्थाएं जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया काम कर सकें। मैं अंतिम वार्ता के दौर में आप के माध्यम से छठ, दीपावली और करवा चौथ, ये जो सब त्यौहार आने वाले हैं इसके लिए अग्रिम बधाई और शुभकामना हम त्रिस्तरीय पंचायत के, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य तथा सभी गांव सभा के सदस्यों को शुभकामना देता हूं कि आने वाला जो त्यौहार है उसका लोग खुशियां मनावें। त्यौहार में सबको भगवान खुशी से सबके मनोकामना को पूरा करें और मैं चाहूँगा अंतिम में कि ये पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।